वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं रबनाज और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन के आगाज़ पर आपको अपडेट करें। जमात इस्लामी के लॉन्ग मार्च का मामला। मंसूरा में जमात इस्लामी के कारकुनों की मरकज़ से बाहर निकलने की कोशिश। जमात इस्लामी के कारकुनों और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल। पुलिस की जानिब से मार्च के शुरका को रोकने की कोशिश की गई। नुमाइंदगान ज़ैन अली और हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैन अली से। बताइए ज़ैन। जी बिल्कुल, आज जमात बलोचिस्तान हक दो तहरीक के मार्च के जो शुरा हैं उनकी जानिब से आज इस्लामाबाद के लिए सुबह 11 बजे रवाना होना था और गुज़िश्ता रोज़ ये जो है वो रवाना होना था, जबकि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती हरकान जो है यहाँ पर पहुंचे थे और जमात इस्लामी के जो मौसम से जो है वो मुज़ाकरात हुए थे, जिसके बाद एक दिन का जो है वो वक्फा डाला गया था और आज का टाइम रखा गया था कि आज सुबह 11 बजे जो है मार्च में जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना होना था। लेकिन कल भी भारी नफरी पुलिस की यहाँ पर मौजूद थी और आज भी पुलिस की भारी नफरी जो है यहाँ पर मौजूद है। और जबकि अब से कुछ देर कबल जो मार्च के शुरा उनकी जानिब से मंसूरा से जो है वो बाहर निकलने की कोशिश की गई और बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, जिनकी जानिब से जो है वो मार्च के शुरा को रोका गया और इसी दौरान तसादम जो है वो देखने में आया और पुलिस की जानिब से जो है वो उन्हें अंदर धकेला गया, जबकि मार्च के शुरा की जानिब से पुलिस को जो है बाहर की जानिब धकेला गया। जिसके बाद जो कायदीन थे, मार्च के कायदीन थे, उनकी जानिब से अपने कारकुनान को जो है वो पीछे हटने की हदायत की गई और उनको कहा गया है, शुरा को कहा गया कि जब तक अगला लाएअमल नहीं आता तब तक वो पुरअमन रहें और अंदर ही मौजूद रहें। जैसे ही अगला लाएअमल आएगा तो उसके मुताबिक जो है हम इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। इस वक्त भी हुकूमती कमेटी और जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो इस वक्त मुज़ाकरा जो है वो जारी है और ज़राए का कहना है कि किसी हद तक जो है वो किसी पॉइंट पर इत्तेफाक जो है वो हो चुका है और जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद ड्राफ्ट तैयार होने पर दोनों जानिब से जो है वो अपने मुतालबात रखे जाएंगे, फिर उनमें से जो चीज़ें हैं वो फाइनलाइज होंगी। इस वक्त वक्ती तौर पर जो तसादम था वो थम गया, लेकिन अभी तक जो अंदर मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं, जिसमें हुकूमती कमेटी में सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब, सूबाई वज़ीर कानून सुहेब बर्थ और ख्वाजा सलमान रफ़ीक, जबकि दूसरी तरफ जमात इस्लामी की जानिब से नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच और सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम शामिल है। जबकि इसी दौरान अभी थोड़ी कुछ देर कबल भी नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से टेलीफोन पर भी बात हुई है और इस हवाले से आपस में जो है वो मार्च के हवाले से गुफ्तगू भी की गई है, जिसमें हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि मार्च के शुरा को रोकना जो है वो नाहक है। इनका हक है कि वो इस्लामाबाद के पुरअमन तौर पर कोयटा से आने, यहीं से पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद के लिए जो है वो रवाना होना चाह रहे हैं, जबकि पुलिस जो है वो उनको रोक रही है। इस वक्त मुज़ाकरात जो है वो अभी तक जारी हैं और उम्मीद ही जाहिर की जा रही है कि आज जो है वो मुज़ाकरात कामयाब होंगे और दोनों जानिब से एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया जाएगा, तय कर लीजिएगा, जिसके ज़ैन अली आप हमारे साथ ही रहिएगा। बढ़ते हैं हमजा खुर्शीद की जानिब। तो हमजा खुर्शीद, जिस तरह से ज़ैन अली अपडेट कर रहे थे कि अभी तक मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी है, तो इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट हैं, कहाँ तक मामला पहुँचे? देखिए, जैसे आपको ज़ैन ने पहले बताया, गुज़िश्ता रोज भी ये मुज़ाकरात का अमल जो है वो तकरीबन 6 घंटे जो है वो चलता रहा था। आज भी जो है वो मुज़ाकरात का करीबन चौथा दौर है। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो लाहौर पहुंचने से पहले जब इस काफिले को रोका गया था तो इस काफिले के लिए मुज़ाकरात करने वज़ीर दाखिला बराए वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी जो है वो खुसूसी मंसूरा पहुंचे थे और उन्होंने लियाकत बलोच और अमीरुल अज़ीम से मुज़ाकरात किए थे और उस मुज़ाकरात में जो हुकूमत है उसकी तरफ से ये बात रखी गई थी कि मार्च को जो है वो लाहौर लाकर इख्तिताम पजीर किया जाए, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से ये बात की गई थी कि जो मार्च है उसको इस्लामाबाद जाकर इख्तिताम पजीर किया जाना है। लेकिन उसमें चीजें जो है वो ये तय पाई थी कि फिलहाल जो मार्च है उसको लाहौर आने दिया जाए, उसके बाद जो है वो अगले मुज़ाकरात की दौर जो है वो किए जाएंगे। इसी सिलसिले में जो मार्च है वो परसों रात को लाहौर पहुंचा था और लाहौर पहुंचने के बाद गुज़िश्ता रोज भी 5 से 6 घंटे सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब, उसके अलावा वजीर कानून सुहेब भारत और जमात इस्लामी की जानिब से लियाकत बलोच और अमीरुल अज़ीम करीब 6 घंटे जो है मुज़ाकरात करते रहे, लेकिन मुज़ाकरात का कोई हल नहीं निकल सका, जिसमें अंदरूनी कहानी के मुताबिक अगर मैं बताऊं तो वही बात रही कि हुकूमत जो है वो चाहती है कि ये मार्च लाहौर में इख्तिताम पजीर किया जाए, जबकि जमात इस्लामी का ये मुतालबा है कि क्योंकि ये मार्च जो है
وہ آئینی ہے, جمہوری ہے اور پرامن ہے, اس لیے وہ اس کو اسلام آباد لے جا کر ختم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے 5 گھنٹے کی طویل نشست کے بعد کوئی بھی مذاکرات کا حل نہیں نکل سکا تھا, جس پر نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے آ کر میڈیا کو بھی بتایا تھا کہ جو مذاکرات ہیں اس میں حکومت مانتی ہے کہ ہمارے جو مطالبے ہیں وہ جائز ہیں, اس میں کوئی چیز نہیں ایسی جس پہ اختلاف کیا جائے, لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ لاہور میں جو ہے اس احتجاج کو, اس مارچ کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. جبکہ لیاقت بلوچ کا یہ کہنا تھا کہ جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کیونکہ یہ مارچ جو ہے وہ کوئٹہ سے شروع ہوا اور اس کا روٹ جو ہے وہ طے شدہ تھا کہ یہ پورا امن رہے گا, اور یہ مارچ جو ہے وہ حمزہ جس طرح کی صورتحال سامنے آ رہی ہے, ابھی تصادم بھی ہوا ہے, تو کیا لگ رہا ہے کہ احتجاج پرامن ہے؟ دیکھیں, جماعت اسلامی کا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ جھڑپ کی طرف نہیں جاتے اور وہ اپنے احتجاج کو جو ہے پرامن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح ابھی آپ کو زین نے بتایا کہ کارکنان کی جانب سے باہر نکلنے کی اور تصادم کرنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن قیادت نے ان کو فوری ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ منصورہ کے اندر واپس جائیں اور قیادت کے لائے عمل کا جو ہے وہ انتظار کریں. اسی طرح یہ بہت ابھی قبل از وقت بات ہے کہ اس کو تصادم کی طرف لے جایا جائے گا یا نہیں, کیونکہ حافظ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان ایک جمہوری آدمی ہے, وہ چیزوں میں رد و بدل کر کے جو ہے وہ جمہوری عمل کی طرف جانا پسند کرتے ہیں. اس لیے میرے مطابق جو ہے وہ چیزیں جو ہے جمہوری عمل کی طرف جائیں گی. اس میں ہو سکتا ہے کہ لوکیشن کو تبدیل کیا جائے یا پھر حکومت کے کئی مطالبات پہ جو ہے سیٹلمنٹ کر کے اس کو جو ہے کسی اور شہر میں بھی اختتام پذیر کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے بھی جو حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں بجلی پر احتجاج کیا گیا تھا, تب بھی ان کو اسلام آباد ڈی چوک میں پہنچنا تھا, لیکن حکومت کی جانب سے ان کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جگہ دی گئی تھی. تو حافظ نعیم الرحمان نے اس پر آمین کہا تھا اور حافظ نعیم الرحمان نے اپنی تمام قیادت کو یہ حکم دیا تھا کہ ڈی چوک کے بجائے لیاقت باغ جو ہے وہ جا کر بیٹھیں. تو اسی سلسلے میں ڈی چوک کے بجائے لیاقت آباد جا کے بیٹھے. ٹھیک ہے حمزہ, ساتھ ہی موجود رہیے گا. زین علی بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. زین, بتائیے کہ اب بھی کارکنوں کی مرکز سے باہر نکلنے کی کوشش تاحال جاری ہے؟ جی بالکل, وقتی طور پر یہ سلسلہ جو ہے وہ تھم چکا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کارکنان نے اپنے طور پر باہر نکلنے کی کوشش کی گئی تھی اور جس کے بعد تصادم دیکھنے میں آیا تھا, جس کے بعد قائدین کی جانب سے فوراً جو ہے وہ اپنے شرکا کو واپس آنے کی ہدایت کی گئی اور اگلے لائحہ عمل کا جو ہے انتظار کرنے کی ہدایت کی گئی تھی. فی الوقت وقتی طور پر جو تصادم ہے وہ تھم چکا ہے. دوسری طرف مذاکرات جو ہے ابھی تک جاری ہیں اور مذاکرات میں کبھی امکان ہے کہ آج کوئی نہ تو کوئی حل جو ہے وہ نکل آئے گا. جبکہ اگر حمزہ خورشید نے جیسے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی ایسے ہی جو ہے وہ معاملات طے پائے تھے کہ اسلام آباد کی جانب پہلے جو لانگ مارچ تھا اسلام آباد کی جانب کرنا تھا, تو اس وقت بھی ان کو راولپنڈی کا مشورہ دیا گیا تھا. تو اس وقت بھی ابھی بھی ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ جو مارچ کے شرکا ہیں ان کو اسلام آباد کی بجائے راولپنڈی تک جو ہے وہ محدود کیا جائے اور راولپنڈی تک جو ہے وہ انہیں اپنا جو یہ مارچ ہے یہ ختم کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی جائے. تو ابھی فی الوقت وقتی طور پر کچھ ٹی آرز پہ جو ہے وہ معاملات طے پائے ہیں اور ڈرافٹ دونوں جانب سے تیار کیا جا رہا ہے اور ظاہری طور پر امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آج حل ہو جائے گا اور آج مارچ کے شرکا لاہور سے جو ہے وہ روانہ ہوں گے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ راولپنڈی تک جو ہے وہ انہیں محدود کیا جائے گا. راولپنڈی پہنچ کر مارچ جو ہے وہ اختتام. زین علی اور حمزہ خورشید اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ دونوں کا شکریہ. تو دوسری جانب شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. جیل روڈ, کینال روڈ, ڈیوس روڈ پر بادل برس پڑے. بارش کے باعث شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کی 31 جولائی تک شہر میں وقفے سے بارش کی پیش گوئی. اسی پر بات کر لیتے ہیں سامیہ سے. بتائیے سامیہ. جی بالکل, اگر بات کی جائے شہر لاہور میں موسم کے حوالے سے تو شہر میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش جاری ہے, جس کے بعد شہر کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو چکا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر لاہور سمیت ملک کے مختلف حصوں میں وقفے سے بادل برستے رہیں گے. تاہم درجہ حرارت کی بات کر لی جائے تو شہر کا موجودہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 27, جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. تاہم محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج شہر میں جو ہے وہ بارش برسے گی. تاہم یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر بارش جو ہے وہ مزید 4 گھنٹے تک اور برستی رہے گی تو شہر کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ بھی زیر آب آ سکے ہیں. تمام تر انتظامیہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ میں الرٹ رہیں, تمام تر مشینری جو ہے اس کو الرٹ رکھا جائے, تمام تر
जनरेटर्स को स्टैंड बाई रखा जाए और डिस्पोजेबल स्टेशन की स्क्रीनों को भी साफ रखा जाए, तमाम तर अंडर पासेस को फौरी तौर पर क्लियर करवाया जाए ताकि पानी की निकासियात का जो अमल है उसे जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जा सके। दूसरी जानिब शहरी भी जो है वो एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें, क्योंकि पहले ही मानसून के चौथे स्पेल में हमने ये देखा कि लाहौर में बहुत ज्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए, जिसमें करंट लगने के बहुत से वाकयात थे। तहम मुतअद्दिद शहरी जो हैं वो इस तरह अपनी जानें गंवा बैठे हैं। अब जो है वो पांचवें स्पेल में जरा एहतियात बरतें ताकि हंगामी सूरत हाल से जो है वो बचा जा सके। अलबत्ता पीडीएमए की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हंगामी सूरत हाल में शहरी पीडीएमए की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करके राब्ता भी कर सकते हैं और आने वाले दिनों में मौसम की सूरत हाल के बारे में भी जान सकते हैं। जी सामिया सईद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। और आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत से चीनी गायब है। परचून बाजारों में चीनी की किल्लत मजीद बढ़ गई है। छापों और जुर्मानों के खौफ से दुकानदारों ने चीनी बेचना ही छोड़ दी है। दुकानदारों का कहना है कि महंगी चीनी खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। शहरियों ने महंगी शक्कर को चीनी के मुतबादिल के तौर पर खरीदना शुरू कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में चीनी की अगर रिटेल फ़रोख्त के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बुरी तरह मुतासर है, क्योंकि मार्केट में दुकानदारों की जानिब से, परचून दुकानदारों की जानिब से चीनी की ख़रीदारी और फ़रोख्त जो है उसको मुअत्तल किया गया है। सरकारी रिलीज़ जो है 173 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन जो होल सेल कीमत है वो 176 रुपये फ़ी किलो है। 176 में चीनी ख़रीद कर दुकानदार 173 में फ़रोख्त नहीं कर सकता, ये कहना है दुकानदारों का। लेकिन बाज़ दुकानदारों की जानिब से अपने कारोबार और दुकानदारी की वजह से जो है वो 173 रुपये फ़ी किलो में चीनी फ़रोख्त की जा रही है, क्योंकि इस वक्त अगर डीलर प्राइस की बात की जाए तो डीलर प्राइस इस वक्त चीनी की जो है मार्केट में 176 रुपये फ़ी किलो तक है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है कीमतों की और चीनी की दस्तयाबी? सर बात ये है, चीनी तो बोल तो कोई दे ही नहीं रहा, ठीक है, रेट का इशू है। जिस दुकानदार के पास चले जाएं वो कहता है चीनी है ही नहीं, ठीक है। ये आज भी कितनी दुकानों पे पता किया, कह रहे हैं चीनी है नहीं, ठीक है। वो कहते हैं शक्कर ले जाए। बच्चे चाय तो ना पी लेता है, लेकिन बच्चे दूध में शक्कर नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है। वो मजबूरन चीनी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बड़ी परेशानी हो रही है। वो दुकानदार कह रहे हैं जी रेट कम है, हम नहीं दे सकते, हम ला ही नहीं रहे। अगर ला के देंगे तो हमें जुर्माना हो जाएगा भारी, इसलिए दुकानदार भी चीनी दे ही नहीं रहा, ना पीछे से लेके आ रहा। जी बिल्कुल, आपने जो है वो शहरी की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि चीनी जो है वो गुज़िश्ता कई दिनों से दस्तयाब नहीं, और शहर के गली मोहल्लों में भी चीनी की फ़रोख्त जो है वो इस वक्त बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। और इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि हुकूमत की जानिब से चीनी की 173 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त को यकीनी बनाने के लिए जो है वो सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जुर्माने और गिरफ्तारियाँ भी की जा रही हैं। दुकानदार जो हैं इन जुर्मानों और गिरफ्तारियों से बचने के लिए चीनी की फ़रोख्त से इज्तनाब जो है वो कर रहे हैं, जबकि शहरी जो उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि चीनी जो है वो पहले 200 रुपये फ़ी किलो थी, अब हुकूमत ने 173 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया है। तो चीनी जो है वो इस वक्त मार्केट में कहीं पे दस्तयाब नहीं, चीनी कहीं दस्तयाब नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें कि चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों के दौरान 1019 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पंजाब भर में 142 अफराद गिरफ्तार, 18 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 859 अफराद को जुर्माने आयद किए गए। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों के दौरान 1019 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पंजाब भर में 142 अफराद गिरफ्तार, 18 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 859 अफराद को जुर्माने आयद किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चीनी के क्रैकडाउन के हवाले से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 24 घंटों के दौरान 1019 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि पंजाब भर में 142 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, 18 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं, 859 अफराद को जुर्माने भी आयद किए गए हैं। चेयरमैन अहमद इकबाल चौधरी की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 का 33वां इजलास हुआ है। अद्वियात की खरीदारी में 408 मिलियन रुपए की बेसाब्तियों पर बहस की गई है। कमेटी का महकमा सेहत में बेसाब्तियों पर सख्त इज़हार बरहमी। कमेटी की मज़ीद तहकीकात करने और मुलव्वस अफसरान की निशानदही करने की हिदायत। अस्पतालों की कैंटीनों और पार्किंग स्टैंड्स में 89 मिलियन की महसूलात की कम वसूली का इंकिशाफ हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा।
पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 का 33वां इजलास हुआ। इजलास चेयरमैन अहमद इकबाल चौधरी की ज़ेर सदारत हुआ। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो इजलास में महकमा सेहत की बेज़ाब्तियों पर कमेटी ने सख्त बरहमी का इज़हार किया। इसमें अद्वियात की खरीदारी में 408.91 मिलियन रुपए की बेज़ाब्तियों पर बहस की गई। जबकि कमेटी ने मजीद तहकीकात करने और मुलव्विस अफसरान की निशानदेही करने की हदायत की है। जबकि अस्पतालों की कैंटीनों और पार्किंग स्टैंड से 89 मिलियन की महसूलात की कम वसूली का भी इंकशाफ हुआ। जबकि कमेटी ने इसकी रिकवरी जल्द करने और मुकम्मल करने की हिदायत की है। जबकि चेयरमैन PAC3 ने CEO से हल्फ के तहत कमीशन की तफसीलात तलब की। जबकि गुजरात के CEO ने 5 से 6% कमीशन माफिया मौजूद होने का एतराफ़ किया। जबकि कमेटी ने ईमानदारी पर CEO हेल्थ गुजरात की तारीफ की। जबकि कमीशन की रोकथाम और कमीशन माफिया के खात्मे के लिए जो है वो कमेटी ने हदायत किया। और कमेटी का कहना है कि अवाम का हक उनको मिलना चाहिए और ये कमीशन माफिया को जो है वो ख़त्म किया जाए। जबकि कमेटी ने मजीद हदायत की कि सिर्फ ग्रेड 18 या उससे ऊपर के अफसरान इजलास में शरीक हों। जबकि इजलास में अगर मैं बताता चलूँ तो उसमें ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के अफसरान, महकमा सेहत से मुतल्लिक़ अफसरान और कमेटी मेंबर्स ने। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में इको फ्रेंडली बसों का मंसूबा, चीन से 1100 इलेक्ट्रिक तैयार बसें पाकिस्तान पहुंचाई जाएंगी। पहली खेप में 240 इलेक्ट्रिक बसें 22 अगस्त को पहुंचेंगी। नई आने वाली बसों के लिए 20 रुपये किराया मुकर्रर कर दिया गया। इलेक्ट्रिक बसें छोटे असला में चलाई जाएंगी। सैनुल आबिदीन से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सैन, अपडेट कीजिएगा। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब में इको फ्रेंडली बसों का मंसूबा, चीन से 1100 इलेक्ट्रिक तैयार बसें पाकिस्तान पहुँचाई जाएंगी। पहली खेप में 240 इलेक्ट्रिक बसें 22 अगस्त को पहुँचेंगी। नई आने वाली बसों के लिए 20 रुपये किराया मुकर्रर कर दिया गया। इलेक्ट्रिक बसें छोटे अजला में चलाई जाएंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। पंजाब में इको फ्रेंडली बसें चलाने के मंसूबे में ये अहम पेशरफ्त है कि चीन से 1100 इलेक्ट्रिक बसें तैयार हो चुकी हैं और पाकिस्तान को डिलीवर की जा रही हैं। पहली खेप में 40 बसें 20 अगस्त को इधर कराची पहुंचेंगी और उसके बाद ये बसें ऐसे छोटे इजला को फराहम की जाएंगी जहां पहले कभी अवामी ट्रांसपोर्ट ना है। पंजाब हुकूमत की तरफ से नई आने वाली बसों के लिए 20 रुपये किराया मुकर्रर कर दिया गया है। ये बसें एयर कंडीशन, CCTV मॉनिटर्ड और व्हील चेयर इस्तेमाल करने वालों के लिए बिल्ट इन रैंप से लेस होंगी। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस का इस वक्त पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। 27 बसें ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन तक चलाई जा रही हैं और ये 27 बसें रोजाना तकरीबन 17,000 मुसाफिरों को सफरी सहूलियात फराहम कर रही हैं। तो इन्हीं बसों की तर्ज पर ये नई बसें मंगवाई जा रही हैं जिसमें USB, वाईफाई, GPS चार्जर, इसके अलावा एंटी स्लैब फ्लोर, अलग खवातीन सेक्शन और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए CCTV भी नस्ब होंगे। नई आने वाली बसों में 30 नशिस्तों की गुंजाइश है जबकि कुल 80 मुसाफिर एक वक्त में सफर कर सकते हैं और ये बसें एक चार्ज पर 4 मरतबा मुकम्मल रूट मुकम्मल कर सकती हैं। तलबा, बुजुर्ग शहरी और मजदूर अफराद के लिए भी पंजाब हुकूमत की तरफ से इन बसों में सफरी सहूलियात के हवाले से मजीद सहूलतें देने का ऐलान किया जा रहा है। अमसाल सूबाई ट्रांसपोर्ट बजट में 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और इस बजट को मद्देनजर रखते हुए ही बसों की पहली खेप आ रही है। चीन से आने वाली 240 बसें इन इजला को फराहम की जाएंगी जहां ट्रांसपोर्ट मौजूद है। इसके अलावा इसके बाद मजीद 500 इलेक्ट्रिक बसें भी सितंबर में पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। ये 500 बसें फैसलाबाद और गुजरांवाला के इजला में चलाई जाएंगी। हर बस का ट्रैकिंग मोबाइल ऐप के जरिए मुमकिन होगा जबकि किराया डिजिटल वॉलेट्स और यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट कार्ड से भी अदा हो सकेगा। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि 22 अगस्त को आने वाली 240 बसों को फिलफोर ऐसे इजला में चला दिया जाए जहां पर इस वक्त ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। प्लास्टिक शॉपर का इस्तेमाल ख़त्म करने का फैसला किया गया है। कैदियों का सामान अब टोकरियों में पहुंचाया जाएगा। DIG हेडक्वार्टर्स ने बास्केट की खरीदारी के लिए काम शुरू कर दिया है। इब्तदाई तौर पर कैंप जेल और कोट लखपत जेल के लिए 2000 टोकरियाँ खरीदी जाएंगी। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी बताइए मुदस्सिर, इस बारे में मज़ीद। जी बिल्कुल, पंजाब की जेलों में सामान की आड़ में मंशियात और दीगर ममनुआ सामान रोकने के लिए महकमा जेल थानाजार की तरफ से एक ऐसा इक़दाम सामने आया है
कि जेलों में बंद कैदियों के लिए अब शाहपुर में सामान नहीं जो है वो लेकर जाने दिया जाएगा। सामान कैदियों तक पहुँचाने के लिए बास्केट जो है वो खरीदी जा रही है। DIG हेडक्वार्टर ने बास्केट की खरीदारी का जो काम है वो शुरू कर दिया है। इब्तदाई तौर पर कैंप जेल और कोट लखपत जेल के लिए 2000 बास्केट की खरीदारी का जो है काम शुरू किया गया है। इसके बाद ये मनसूबा पंजाब की दीगर सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेलों में जो है वो शुरू किया जाएगा। इस वजह से IGJ खानाजात मियां फरूक नजीर से बात हुई। उनका ये कहना था कि शाहपुर में सामान जाने से जेलों की सीवरेज में जो है वो शाहपुर फंस जाते हैं। मानसून के मौसम की वजह से शाहपुरों की वजह से भी बार बार मसाइल आ रहे हैं। इस मसले पर काबू पाने के लिए जेलों के लिए जो है वो टोकरियाँ खरीदी जा रही हैं। उनका मजीद कहना था कि बास्केट ओपन होगी, इससे जो है वो कोई ममनुआ चीज़ भी जेल में जो है वो नहीं जा सकेगी। मुदस्सिर हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्कूलों के अकाउंट्स में कितने पैसे हैं? स्कूलों से नॉन सैलरी बजट और फरोग़ तालीम फंड्स का हिसाब मांग लिया गया। 40 अरब के फंड्स की तकसीम से पहले स्कूलों के अकाउंट्स चेक करने का सिलसिला शुरू। तमाम प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर स्कूलों को एक हफ्ते में तफसीलात पेश करने की हिदायत की गई हैं। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करें। स्कूलों के अकाउंट्स में कितने पैसे हैं? स्कूलों से नॉन सैलरी बजट और फरोग़ तालीम फंड्स का हिसाब मांग लिया गया है। इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से पहली दफ़ा जो 40 अरब रुपए के फंड जो स्कूलों को डेवलपमेंट के लिए देने हैं, लेकिन ये फंड देने से पहले महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से सरकारी स्कूलों से उनके अकाउंट में मौजूद जो पैसे हैं, फंड है, उनका हिसाब मांग लिया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से मरासा लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि नॉन सैलरी बजट और इसके साथ साथ फरोग़ तालीम फंड जो है जो स्कूलों को हासिल होते हैं वो कितने इस वक्त फंड अकाउंट में मौजूद है, इसका हिसाब जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवाया जाए, क्योंकि 40 अरब से स्कूलों में जो तामीरें नो होनी है, कमरे बनाए जाने हैं, तो उन फंड के खर्च होने से पहले ये जो स्कूलों से तफसीलात मांगी गई और कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर महकमा स्कूल एजुकेशन को तमाम 39,000 स्कूल जो वो रिकॉर्ड फराहम करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक्ट 2004 में अहम तरमीम कर दी गई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन तरमीमी बिल 2025 पंजाब असेंबली ने मंजूर कर लिया। तरमीम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए MPAs की शमूलियत लाजमी करार दे दी गई है, जबकि पैप के बोर्ड के 3 डायरेक्टर्स पंजाब असम्बली के मेंबरान ही होंगे। तो आपको बता रहे हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक्ट 2004 में अहम तरमीम कर दी गई है और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली ने मंजूर कर लिया है। तरमीम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए MPAs की शमूलियत भी लाजमी करार दे दी गई है, जबकि मज़ीद आपको बताएं कि पैप के बोर्ड के 3 डायरेक्टर्स पंजाब असम्बली के मेंबरान ही होंगे। मैट्रिक के हज़ारों रेगुलर तलबा रिजल्ट कार्ड के असूल के लिए ख़वार हो रही हैं। ताहाल तलीमी बोर्ड रेगुलर तलबा तालिबात को कार्ड जारी न कर सका। रिजल्ट कार्ड ना मिलने से तलबा को कॉलेजेस में दाखिला फॉर्म जमा करवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैट्रिक के नताइज का ऐलान 24 जुलाई को किया गया था। लाहौर बोर्ड हुकाम के मुताबिक 1 से 2 रोज़ में रिजल्ट कार्ड स्कूलों को भिजवा दिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो लाहौर तालीमी बोर्ड ने जो है नताइज का ऐलान तो कर दिया था और 24 जुलाई को मैट्रिक के नताइज का ऐलान हुआ था, लेकिन ताहाल जो मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के रिजल्ट कार्ड हैं वो जारी नहीं हुए, जिसकी वजह से तलबा तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिजल्ट कार्ड ना मिलने से तलबा तालिबात को कॉलेजेस में दाखिला फॉर्म जमा करवाने में मुश्किलात का सामना है और कुछ ये भी इतलात आई हैं कि आर्ट्स के जो तलबा थे उनको साइंस का और साइंस के तलबा को आर्ट्स के रिजल्ट कार्ड जो है प्रिंट हुए हैं, जिसकी वजह से भी ये मामला इंतवा का शिकार है। नताइज के ऐलान के एक हफ्ते के बाद भी उम्मीदवारों के लिए कार्ड का हासिल मुमकिन नहीं हो सका। स्कूल सरबराह ने बोर्ड काम से जल्द अज जल्द रिजल्ट कार्ड जारी करने का मुतालबा किया है। रिजल्ट कार्ड की प्रिंटिंग का काम तेजी से जारी है, ये कहना है बोर्ड काम का। 1 से 2 रोज में रिजल्ट कार्ड स्कूलों को भिजवा दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ। जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच समाअत करेगा। आपको इस हवाले से अपडेट करें
کہ جمشید دستی کے حوالے سے یہ ہے کہ جمشید دستی کی نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے NA 175 میں ضمنی الیکشن کا شیڈیول معطل کر دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن، اٹارنی جنرل سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ NA 66 NA 129 اور PP 87 پر ضمنی الیکشن کا شیڈیول جاری کیا گیا ہے۔ شیڈیول کے مطابق صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے لیگی امیدواروں سے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ امیدوار ٹکٹ کے حصول کے لیے سیکٹریٹ 180H ماڈل ٹاؤن میں درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ NA 66 اور PP 87 کی سیٹیں محمد احمد چٹھا اور ملک احمد خان بچر کی نااہلی پر خالی ہوئی تھیں۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ NA 66 NA 129 اور PP 87 پر ضمنی الیکشن کا شیڈیول جاری۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے لیگی امیدواروں سے درخواستیں طلب کر لیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پنجاب اسمبلی کے 28ویں اجلاس کا ایجنڈا جاری۔ اجلاس میں محکمہ خزانہ پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے گا، جبکہ 5 تحریک التوائی کار زیر بحث آئیں گے۔ اجلاس میں 2023 کی پرنسپل پالیسی کی سالانہ رپورٹ پیش ہوگی۔ اجلاس دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کے آپ کو بتائیں کہ اجلاس میں محکمہ خزانہ پوچھے گئے سوالات کے جوابات بھی دے گا اور 5 تحریک التوائی کار زیر بحث آئیں گے۔ اجلاس میں 2023 کی پرنسپل پالیسی کی سالانہ رپورٹ بھی پیش ہوگی۔ ہائی کورٹ میں مصدقہ کاپی کی فیس 50 سے بڑھا کر 500 روپے کرنے کا معاملہ ہے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالی نیلم کی مداخلت بھی کام کر گئی ہے۔ ملتان اور بہاولپور میں مصدقہ کاپی کے لیے 500 روپے فیس ختم کرنے کا امکان ہے۔ پنجاب حکومت نے فائنانس بل میں مصدقہ کاپی کی فیس 50 سے بڑھا کر 500 روپے کی تھی۔ اسی حوالے سے آپ کو ایک مرتبہ پھر سے اپڈیٹ کریں کہ ہائی کورٹ میں مصدقہ کاپی کی فیس 50 سے بڑھا کر 500 روپے کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی مداخلت کام کر گئی۔ ملتان اور بہاولپور میں مصدقہ کاپی کے لیے 500 روپے فیس ختم کرنے کا امکان۔ ڈی جی ریسکیو کا دوران ملازمت جاں بحق ہونے والے 3 ریسکیورز کی فیملیز کو تنخواہ دینے کا حکم۔ سیفٹی آفیسر یاسر، ڈرائیور اظہر عباس اور میڈیکل ٹیکنیشین عبد الناصر کی فیملیز کو ماہانہ تنخواہ ملے گی۔ مزید جان لیتے ہیں زین علی سے، بتائیے زین۔ جی بالکل، سیکٹری ایمرجنسی سروس ڈاکٹر رضوان نذیر کی جانب سے 3 ریسکیوز کی فیملی کی تنخواہوں کے لیے آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ سیفٹی آفیسر خانیوال یاسر، ڈرائیور اظہر عباس ایکسیڈنٹ سے جاں بحق ہوئے تھے، جبکہ میڈیکل ٹیکنیشین عبد الناصر فیصل آباد میں جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے۔ آرڈر کے تحت جاں بحق ریسکیو اہل خانہ کو حکومتی قوانین کے مطابق ماہانہ تنخواہ جو ہے وہ ملتی رہے گی، جبکہ جاں بحق ریسکیوز کی فیملیز کی نگہداشت پنجاب ایمرجنسی نے جو ہے وہ اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر رضوان نصیر کا کہنا ہے کہ ریسکیو فیملی اپنے لوگوں اور ان کے اہل خانہ کو کبھی جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ڈاکٹر رضوان نصیر کی ریسکیوز کی فیملیز کو تمام ممکنہ امداد و نگہداشت کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے۔ جی سین علی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے تبادلوں کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ 31 جولائی سے 6 اگست تک تبادلوں کے لیے درخواستیں جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ 12 اگست کو تبادلوں کے احکامات بھی جاری کیے جائیں گے۔ 24,000 اساتذہ کے لیے تبادلوں کی اجازت دی گئی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایک ساتھ بعد جو ہے محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے یہ تبادلوں کے لیے پابندی اٹھائی گئی ہے اور باقاعدہ طور پر اس کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور شیڈیول کے مطابق کل سے جو ہے وہ درخواستوں کی وصولی شروع کی جائے گی اور یہ درخواستیں آن لائن وصول کی جائیں گی۔ تمام جو پنجاب کے سرکاری کالجز کے اساتذہ ہیں ان کے لیے یہ تبادلوں پر سے پابندی اٹھائی گئی ہیں۔ درخواستیں 6 اگست تک جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ 8 اگست تک تبادلوں کے میرٹ لسٹ جو ہیں وہ اویزا کیے جائیں گے، یہ بھی آن لائن ہوگا، اور 9 سے 10 اگست تک کاغذات کی تصدیق ہوگی۔ 12 اگست کو تبادلوں کے احکامات جاری کیے جائیں گے۔ 24,000 اساتذہ جو سرکاری اسکولوں کے ہیں وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عاطف۔